स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 7। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन एंड ग्रोथ के टॉपिक के ऊपर। प्रोडक्शन एंड ग्रोथ के टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहला काम तो ये सबसे पहली चीज ये देखी, हमने ये देखा कि अगर हमारे एक इकोनॉमी है वो जिस भी लेवल के ऊपर जा रही है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर है तो हमारा इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को वहाँ की प्रोडक्शन के साथ मेजर किया जाता है। वहाँ पे जो चीजें प्रोडक्टिविटी हो रही होती है, स्किलफुल लेबर्स कितने हैं, ह्यूमन कैपिटल कितना है, इन सारी चीजों के से जो हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है उसके जरिए इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर किया जाता है। फिर हमने ये देखा कि अराउंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के डिफरेंट मीनिंग्स हैं हर किस्म के इकोनॉमी के लिए। हमने उसमें 3 तरह की इकोनॉमीज देखी। एक बहुत ही हमने रिच इकोनॉमी देखी, ठीक है, जिसमें यूरोप की मिसाल ले ली गई थी। फिर उसके बाद हमने माली की मिसाल ली है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बिल्कुल अफ्रीकन फैमिली की मिसाल ले ली थी। वहां पे तीनों फैमिलीज जो थी अमीर थी अपने लिहाज से, लेकिन अगर ऑन द वर्ल्ड साइड देखा जाए तो वो कहीं डीप डाउन वो डेवलप्ड भी थी, वो अंडर डेवलप भी थी, वो डेवलपिंग भी थी। अब उसी टॉपिक की कंटिन्यूटी में हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी देखी थी कि प्रोडक्टिविटी क्या है। तो प्रोडक्टिविटी के टॉपिक को ही हम आगे दोबारा से डिस्कस करते हैं उसके डिटर्मिनेंट्स के साथ। उससे पहले प्रोडक्टिविटी देखी जाए कि प्रोडक्टिविटी क्या है बेटे। द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ लेबर इनपुट। एक जो ह्यूमन कैपिटल होता है हमारा लेबर, जो वो चीज प्रोड्यूस करता है यानी कि पर पर्सन पर प्रोडक्शन, जो वो चीज प्रोड्यूस करेगा यानी कि लेबर हमारी एज एन इनपुट है। लेबर लगाएंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है। वो जो आउटपुट निकल के हमारे सामने आती है पर लेबर, वो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। अब प्रोडक्टिविटी ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक इंसान एक चीज बनाए तो वो प्रोडक्टिविटी है। एक इंसान कितनी चीजें बना सकता है या वो कितनी स्किल एट अ टाइम रख सकता है, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। अब पिक्चर के इस साइड पे देखिए सॉरी, यहाँ पे 3 लोग हैं। 3 लोग एक ही बॉक्स के आसपास खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान है, वो इतना स्किलफुल है कि उसने इतने सारे बॉक्सेस की प्रोडक्शन को ऑक्यूपाई किया हुआ है। यानी कि वो ऐसे कर रहा है कि वहां पे सिर्फ एक पर्सन, ये तीनों लोग एक ही फ्लैग को देख रहे हैं। यहाँ पे मतलब एक छोटी सी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी गई है और नथिंग एल्स, ये बताने के लिए कि अगर एक इंसान आप लोगों का काम ज्यादा कर सकता है यानी कि एक लेबर बहुत सारी स्किल्स का मालिक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। न कि ये कि 3 लोग एक काम को लेके बैठे हुए हैं। और इसी की अगर एग्जांपल ली जाए तो अमेरिका की जो प्रोडक्टिविटी है उसने यूरोप यानी कि प्रोडक्टिविटी हैज सर्ज्ड इन अमेरिका एंड स्लम्ड इन यूरोप। अमेरिका में बढ़ती हुई प्रोडक्टिविटी देखी गई एज कम्पेयर टू यूरोप। अगली अगर बात कर दी जाए तो कहा जाता है कि प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ वर्कर कैन प्रोड्यूस फ्रॉम ईच आवर ऑफ वर्क। अब हर घंटे में वो कितना काम करता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ये नहीं कि उसको एक आपने काम दे दिया है कि भाई तुमने शाम तक असाइनमेंट बनानी है और वो शाम तक लगा हुआ असाइनमेंट को बनाने। ये नहीं कि मैं उस असाइनमेंट में अगर 5 क्वेश्चन मिले हैं मैं उन 5 क्वेश्चन को एक एक घंटे में कंप्लीट कर लूं ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। नहीं, वो शाम तक लगा रहेगा, एक ही क्वेश्चन को बैठ के करता रहेगा। अगर वो हर घंटे में अपना काम मजीद से मजीद करता जाए, जैसे अब आपने एक लेबर हायर किया है, उससे कहा है कि आपने ये एक छोटा सा पैकेट बनाना है, ठीक है। आपने एक कोई भी रैपिंग करनी है, कैंडी की रैपिंग करनी है, ठीक है। अब अगर वो 1 घंटे में सिर्फ 10 कैंडीज की रैपिंग करता है और वो 2 घंटे में फिर वो 20 कैंडीज की रैपिंग करेगा, 3 घंटे में 30 कैंडीज की रैपिंग कर लेगा, तो वो प्रोडक्टिव है। आपका लेबर आपके लिए प्रोडक्टिव है। लेकिन अगर वही लेबर 10 कैंडीज की पैकिंग को सुबह से लेकर शाम तक ले आता है तो वो प्रोडक्टिव नहीं है। यानी कि हर घंटे की उसकी प्रोडक्टिविटी देखी जाती है कि हर घंटे में वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है। एक लेबर हर घंटे में कितना प्रोड्यूस करेगा, दिस इज कॉल्ड हिज प्रोडक्टिविटी। अगली बात कर ली जाए तो प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट व्हाट यू प्रोड्यूस अबाउट बट अबाउट हाउ एफिशिएंटली यू प्रोड्यूस इट, ठीक है। उसको नहीं चाहिए मालिक को कि ये कैंडीज जो है आप मुझे रात तक प्रोड्यूस करके दो। उसने ये देखना है कि हाउ एफिशिएंटली तुम इसको कितनी जल्दी और कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी को डिटरमिन क्या करता है ये चीजें भी देख लेते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि प्रोडक्टिविटी के बेसिकली 4 डिटर्मिनेंट्स हैं तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स, लेकिन ये 4 मेन डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन किया जाता है। बताया जाता है कि हाँ ये चीज प्रोडक्टिव है। आपकी जो इनपुट आप लगा रहे हो, जो आउटपुट आपके पास आएगी, उससे आपकी प्रोडक्टिव आउटपुट होगी। पहली हमारी प्रोडक्टिविटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करती है, डिटरमिन करती है? फिजिकल कैपिटल। सेकेंड है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल।
थर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज एंड फोर्थ है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल चेंज, सॉरी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। अब इसको फर्दर डिटेल में बात कर लेते हैं कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है। फिजिकल कैपिटल से बेटे मुराद है ऐसी स्टॉक और मशीनरी जो कि आपने अपनी किसी बिजनेस को रन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल की हो। फॉर एग्जाम्पल आप कैंडीज की एक फैक्ट्री लगाते हो। अब कैंडीज को बनाने के लिए आपको एक मशीन की जरूरत है, ठीक है, वो मशीनरी जो है वो आपका फिजिकल कैपिटल है। ठीक हो गया, लेबर आपका फिजिकल कैपिटल नहीं हो गया, आपकी मशीनरी आपका फिजिकल कैपिटल होगा। इसके अलावा जो आप स्ट्रक्चर चूज करते हो, जो उसके इंग्रेडिएंट्स लेके आते हो कैंडीज के, वो सारी की सारी चीजें आपकी फिजिकल कैपिटल में इंक्लूड होंगी। अब आप लोगों को इसकी एग्जांपल देती हूँ कि द मशीनरी इन ऑयल रिफाइनरीज, स्टील मिल्स, पावर प्लांट्स, इसमें जितनी मशीनरी या जितनी जिस किस्म की भी मशीनरी इस्तेमाल होती है, दीज आर ऑल फिजिकल कैपिटल। ये फिजिकल कैपिटल का आपकी कंट्री में होना बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्टिविटी का ये वाला डिटर्मिनेंट नहीं होगा ना, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। क्यों कहते हैं कि हमारा कंट्री जो है वो डाउन जा रहा है, हमारा कंट्री प्रोडक्टिव नहीं है? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास फिजिकल कैपिटल कम है। हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी हुई हैं लेकिन वहां पे फिजिकल कैपिटल ही नहीं है, यानी कि मशीनरीज पूरी नहीं है। मशीनरीज होना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, मशीनरी का कंप्लीट आपकी प्रोडक्शन के लिए होना जरूरी है। यानी कि अगर आपका टारगेट है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है आपकी कंट्री ने, और वहां पे 10 मशीनरी होनी चाहिए टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्टिव प्रोडक्ट, और वहां पे सिर्फ 5 मशीन है, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर, यानी कि आपकी ना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, इवेंचुअली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी डाउन चली जाएगी। इसके अलावा अगर मिसाल लें तो बेटे आपके टूल्स यूज टू रिपेयर ऑटोमोबाइल्स और बिल्ड होम्स, टूल्स भी आपके फिजिकल कैपिटल में आते हैं। फिर आपकी ऑफिस बिल्डिंग्स, स्कूल्स, टीवी टावर्स, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में जो आपके जितने कम्युनिकेट जो उनकी ऑफिस होते हैं, उनके जो टावर्स लगे हुए होते हैं, ये सारी की सारी उनके फिजिकल कैपिटल्स ही हैं। अब आपके कॉलोनी में आसपास अगर कोई यूफोन का टावर लगा हुआ है तो आप उसको कह सकते हो कि ये यूफोन वालों का फिजिकल कैपिटल है। आपको पता होना चाहिए कि जो टॉर्स होते हैं ये ऐसे ही नहीं लगाए गए हैं, ये बकायदा उन्होंने एज अ फिजिकल कैपिटल इनको यूज किया है। कोई आपसे ये पूछे कि आप डिफरेंस बताएं कि ये उनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, आम अल्फाज में तो आम जनरल टर्म्स में एक आम इंसान तो यही कहता है ना, इस इंसान ने ये इन्वेस्टमेंट किया, यूफोन वालों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्वेस्टमेंट की बजाय अगर आप ये कहते हैं कि उनका फिजिकल कैपिटल यहाँ यहाँ लगा हुआ है, इस एरिया में उनका फिजिकल कैपिटल मौजूद है, तो दिस विल बी इकोनॉमिकल टर्म्स। ये इकोनॉमिक टर्म है जिसको एज एन इन्वेस्टमेंट ही आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमारे पास है ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल के बारे में एक चीज कहा जाता है कि लॉन्गर एंड बेटर एजुकेशन ऑफ द सिटीजन इंक्रीज देयर एबिलिटी टू अंडरटेक कॉम्प्लेक्स टास्क रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब उन्होंने कहा है जितनी लंबी और जितनी बेहतर तालीम होगी ना, उतना ही एक इंसान प्रोडक्टिव होगा। आपको क्यों एमफिल लेवल तक लेके जाया जाता है? आपको क्यों आपके डिग्री प्रोग्राम्स को 4-4 साल 2-2 साल तक रखा जाता है? जब आप पहले सेमेस्टर में आते हैं ना, आप लोग को पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, हमने टीचर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, हमने रियल लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे मूव करना है, हमने एक क्लास के अंदर अपना सर्कल कैसे बनाना है, या हम लोगों ने हमें जो असाइनमेंट्स मिली हुई है उनकी डेडलाइन कैसे हमने पूरी करनी है, आपको इसके बारे में कोई इल्म नहीं होता। जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर गुजरता है, आप सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि हम लोगों ने अपनी नॉलेज को किस तरीके से लेके चलना है, और किस तरीके से हमने अपनी नॉलेज को ड्राइव करना है, और हमारा कैसे ये सेमेस्टर क्लियर होगा। और बाय द एंड ऑफ योर डिग्री आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप एक ह्यूमन कैपिटल कहलाएं, क्योंकि आपने बहुत सारी स्किल्स लर्न कर ली होती हैं उसी दौरान में, और आप एक एजुकेटेड पर्सन, एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस पर्सन बन चुके होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा नॉलेज सिर्फ किताबों से ही मिले, किताबों के अलावा आपके टीचर्स भी आप लोग को नॉलेज डिलीवर करते हैं। आपका आसपास का माहौल, जब आप स्कूल से लेके आप मतलब कॉलेज से जब आप तक घर तक आते हैं, उस दौरान भी आपके जो वो ट्रेवल हो रहा होता है, वो भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। ये इससे अवॉइड करें प्लीज, अदरवाइज मुझे आपको ना क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, इन चीजों को अवॉइड करें। ओके, ठीक है। मैं ह्यूमन कैपिटल की बात कर रही थी कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर अगर बात करें तो एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। यानी कि अगर आपने ह्यूमन कैपिटल अपने कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंक्रीज करना है उसको, कि हमारे पास बहुत सारा ह्यूमन कैपिटल हो, हम अगर बाहर के कंट्री में भी किसी को भेजें या अपने कंट्री में रखें, तो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल हो, ना कि हमारे पास एक आम लोग ह्यूमन मौजूद हो। आपके जो कंट्री के रेजिडेंट हैं, आपको उनको ह्यूमन नहीं बनाना,
ह्यूमन कैपिटल बनाना है। अब आप लोग जैसे डिग्री अटेन कर रहे हैं तो आप एक किस्म के हमारे कंट्री का, पाकिस्तान के लिए आप ह्यूमन कैपिटल के तौर पर वर्क करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। इसके अलावा ट्रेनिंग यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ एंड इन द फर्म्स। जो भी मैंने आपको बात बताई कि ट्रेनिंग जरूरी नहीं है आप लोग को जब आप लोग अपनी डिग्री कंप्लीट करें तो आपको ट्रेनिंग मिले। ट्रेनिंग आप लोग को छोटी छोटी दी जाती है, आप लोगों को एक्सपोजर दे दिया जाता है। ठीक है, वर्क लाइफ कैसी होती है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी होती है, इसके बारे में आप लोग के साथ इंटरेक्ट करके, कम्युनिकेट करके आपको इस चीज के बारे में बता दिया जाता है। तो और यूजुअली भी ये वर्क लाइफ में, यानी कि जब आप लोग बकायदा जॉब, अब इसमें वर्क लाइफ में ट्रेनिंग कैसे शामिल होती है बेटे, जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो ना तो नो बडी गेट्स द डायरेक्ट जॉब। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है अब मुझे प्लेट में रख के सामने जॉब मिल जाएगी, नहीं। उससे पहले आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा। अगर आप अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे तो आप एक परफेक्ट ह्यूमन कैपिटल के तौर पर अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हो और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल प्ले करोगे। उस ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ चीजें जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो प्रोसेस होता है, वो होता है इंटर्नशिप्स का। लोग बच्चे डिफरेंट जगह पे इंटर्नशिप्स करते हैं, इंटर्नशिप्स के दौरान वो काफी सारा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो चीजें आपकी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो अगर आपके पास ये ट्रेनिंग्स है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, देन उसको एज अ ह्यूमन कैपिटल ट्रीट किया जाता है। अगली बात अगर ले ली जाए तो लाइक फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल रेज अ नेशंस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फिजिकल कैपिटल यानी कि मशीनरी, मशीनरी तो बहुत सारी चीजें बनाती है ना, खुद से बनाती है, लेकिन अगर उसको मशीनरी को चलाने वाले ही हमारे पास मौजूद ना हो, यानी ह्यूमन कैपिटल ही हमारे पास मौजूद ना हो, तो फिर फायदा हमारे फिजिकल कैपिटल का। ठीक है, तो जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की कैपेसिटी बढ़ाता है, इसी तरह ह्यूमन कैपिटल भी हमारी नेशन की कैपेसिटी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की बढ़ाता है। अगली बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। कहा जाता है कि अगर आपका कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है ना, तो आप उन नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स इसको और भी दूसरे तरीके से देखती है, वो आगे मैं बताती हूँ क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटे। इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। ऐसे इनपुट्स जो कि आपको नेचर प्रोवाइड करती है, जिसको आप खुद नहीं लेके आते हो, वो आपको नेचर ही देगी। नेचर से हमें क्या मिलता है, हमें एग्रीकल्चर लैंड मिलता है, हमें रिवर्स बने बनाए मिलते हैं, हमें मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं। मिनरल डिपॉजिट बेटे मुराद है आपकी माइंस, वो सॉरी आपके सॉल्ट्स, आपके कॉपर, ये सारी चीजें। ठीक है, आपको फॉरेस्ट, जंगलात आप खुद नहीं बनाते हो, मिनरल्स आप खुद नहीं बनाते हो, एग्रीकल्चर लैंड को आप वो फर्टाइल खुद नहीं करते हो, वो ऑलरेडी ये चीजें अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा होती हैं। तो वो तमाम चीजें जो कि हमें ऑलरेडी जमीन में पड़ी हुई मिलती हैं, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जिनको हम एज एन इनपुट इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, उन रिसोर्सेज को अगर एज एन इनपुट इस्तेमाल किया जा रहा है किसी प्रोडक्शन पर्पज के लिए, तो वो आप लोग के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। पहली कैटेगरीज हमारे पास है रिन्यूएबल ट्रीज। रिन्यूएबल यानी कि जिनको दोबारा से दोबारा बनाया जा सके, इसमें हमारे ट्रीज हैं, फॉरेस्ट है और हाइड्रो एनर्जी है। एक ट्रीज काटेंगे आप, ट्रीज को दोबारा भी बना सकते हैं, यानी कि एक की जड़ दूसरे में लगाई तो आपकी न्यू ट्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल यानी कि जिनको स्कार रिसोर्सेज भी कहा जाता है, वो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। उनमें आपके पेट्रोलियम एक दफा खत्म हो गया तो कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है, कोल और अदर मिनरल्स, बहुत सारी दूसरी मिनरल्स। हैविंग अ लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी एन एडवांटेज, जो भी मैंने बात बताई, बट इट डज नॉट लीड ऑटोमेटिकली टू हाई प्रोडक्टिविटी। आपके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ये आपके लिए फायदेमंद तो है, आपके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास सॉल्ट है, बहुत सारा सॉल्ट है हमारे पास, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कोई हम लोग हाई प्रोडक्टिव कंट्री बन चुके हैं। हम क्यों नहीं हाई प्रोडक्टिव कंट्री बने, क्योंकि सम रिच कंट्रीज आर पुअर इन नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि जापान, जापान में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, डेनमार्क में भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, सिंगापुर में भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन स्टिल वो एक डेवलप्ड इकोनॉमीज है। क्यों? क्योंकि वहाँ की प्रोडक्शन अच्छी है, पर और जो उनका ह्यूमन कैपिटल है इतना स्किल्ड है कि वो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल को इस्तेमाल करते हुए एक टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी उनकी प्रोडक्शन को आगे से आगे लेके जाती है। और ये क्यों कहा जाता है कि जिन कंट्रीज के पास इतना सारा नेचुरल सोर्सेज है वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के तरीके नहीं है, उनके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए। जब कोई सोचने वाला ही आपकी कंट्री में मौजूद नहीं होगा तो क्या आपकी इकोनॉमी कहाँ ग्रो करेगी। ठीक है, इसके अंदर मिसाल दी गई, वाइल सम पुअर कंट्रीज आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। अब ब्राजील की मिसाल ले लें, इराक की मिसाल ले लें, तो उनका पर कैपिटा भी
बता दिया जाता है उनका जीडीपी, मतलब जीडीपी जो उनका पर कैपिटा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आखिरी डिटर्मिनेंट जो हमारी प्रोडक्टिविटी को डिटरमिन करता है, दैट्स इज टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। टेक्निकल तौर पे आपका कंट्री कितना मजबूत है। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। आप किसी चीज को कितना बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो, ये आपकी टेक्निकल नॉलेज है। कहते हैं ना एक इंसान टेक्निकल है, हमारे यहाँ ये लफ्ज आम इस्तेमाल किया जाता है, ये बंदा बहुत टेक्निकल है, ये लोग बहुत टेक्निकल है। उसका मतलब ये होता है कि उनके पास कोई ऐसे तरीके कार है, ऐसी उनके पास एक्सपीरियंस है कि वो कोई ना कोई तरीके कार निकाल ही लेंगे उस काम को रिजोल्व करने के। तो आपके पास जितने बेस्ट वेज होंगे प्रोड्यूस करने के गुड्स एंड सर्विसेज के, दिस इज कॉल्ड योर टेक्निकल नॉलेज, यहाँ टेक्नोलॉजिकल knowledge. Technological knowledge is related to but different forms from basic sciences. जरूरी नहीं है आपके पास मोबाइल्स बहुत ज्यादा हैं, आप आईफोन के जितनी तरक्की कर लो तो आप टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आपके पास है, नो। वही बात आ गई, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में आपकी ट्रेनिंग और आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें शामिल कर दी जाती हैं। A country may be well advanced in some basic science and produce many high tech products. एक कंट्री जो है बेसिक साइंस में बहुत अच्छा हो सकता है, यानी कि उसकी साइंटिस्ट उसके पास बड़े अच्छे हैं, इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, और उसकी हाईटेक प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, लेकिन उनका बट स्टिल हैव लो जीडीपी पर हेड। सोवियत यूनियन, इंडियंस, अब इंडिया की सबसे बड़ी मिसाल लें जरा यहाँ पर। इंडिया की आईटी सबसे हाई आईटी है, मतलब अगर आईटी की बात की जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो बेटे इंडियन इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। काइंडली ये म्यूट कीजिए अपना माइक प्लीज। हसन मुश्तबा प्लीज माइक अपना म्यूट कीजिए। जी थैंक यू। ओके, इंडिया की मिसाल ले ली जाए तो इंडिया की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है वो सबसे ज़्यादा हाई जा रही है, लेकिन तब भी इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आईटी उनके पास है तो सही, वो इंक्रीज तो कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे कंट्री से पहुंचा रहे हैं अपनी चीज़ें, अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्ट उसको नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जीडीपी बहुत लो जा रहा है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो प्रोड्यूसिंग गुड वाइन, मतलब ये फ्रांस की एग्जांपल है। एक्सपेंसिव शूज इन इटली, क्वालिटी कार्स इन जर्मनी ऑल्सो कॉरेस्पॉन्ड टू एडवांस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। कि आप लोग की जितनी एडवांस प्रोडक्ट होगी वो भी आप लोग की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में काउंट की जाती है। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द रिसोर्सेज एक्सपेंडेड टू ट्रांसमिट द टेक्नोलॉजी टू द लेबर फोर्स। ह्यूमन कैपिटल वो वाहिद डिटर्मिनेंट है बेटे जो इन तीन डिटर्मिनेंट्स को लेके चलता है, इन तीन चीजों को लेके चलता है। ठीक है, अब इसकी आगे की बात की जाए, ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं अब ये काम कहाँ आते हैं, ये तो हो गया ना इनकी नो हाउ हो गई है। ठीक है, अब इकोनॉमिस्ट इनको कैसे लेके चलते हैं, इकोनॉमिस्ट इनको लेके चलते हैं एक प्रोडक्शन फंक्शन की शक्ल में। प्रोडक्टिविटी से ड्राइव हुआ प्रोडक्शन फंक्शन। अब इस प्रोडक्शन फंक्शन में कहा जाता है कि इन इकोनॉमिक्स अ प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ फिजिकल इनपुट्स एंड क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रहे, ये एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है। अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट देखते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें ये y इक्वल्स टू a इज अ फंक्शन ऑफ एल के एच एन। अब ये जो एल के एच एन है ये सारे के सारे आपके डिटर्मिनेंट्स है। एल स्टैंड्स फॉर लेबर, ठीक है, के स्टैंड्स फॉर आपका जो फिजिकल कैपिटल है, ये एच यू है ये भी ह्यूमन कैपिटल है। ये लेबर और ह्यूमन कैपिटल याद रहे ये आम लेबर है, ठीक है, जिसको सिर्फ आम छोटी छोटी चीजें आती है। ह्यूमन कैपिटल जो बकायदा एजुकेटेड है और स्किल्ड पर्सन है, ह्यूमन कैपिटल और आपके नेचुरल रिसोर्सेज। जबकि टेक्नोलॉजी को बाहर रख दिया गया, टेक्नोलॉजी को कहा गया कि टेक्नोलॉजी इन तमाम चीजों का फंक्शन है, ये तमाम चीजें मिलकर टेक्नोलॉजी क्रिएट करती हैं। ठीक है जी। मजीद आपको बता दिया जाए कि प्रोडक्शन फंक्शन को एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं आसान अल्फाज में, तो कि प्रोडक्शन फंक्शन होता है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन। ए इज अवेलेबल, ये जो ए है, ये जो ए स्टैंड फॉर अवेलेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। आपकी कंट्री में इस टाइम जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी चल रही है, ए उसको रिप्रेजेंट करता है। As technology improves, A rises, so the economy produce more output from any given combination of inputs. जितनी आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी उतनी आपकी कंट्री, उतना आपका कंट्री इम्प्रूव करेगा। अब इसको फर्दर अगर लेके जाया जाए तो उसमें आपको मैं बता दूं कि ये इक्वेशन जो आप लोगों को मैथमेटिकल दी गई थी, इसमें इन सारी जो टर्म्स है इनका मतलब क्या है। बेटे एफ ये जो है ये एक आपकी मैथमेटिक टर्म है जिसका मतलब है कि फंक्शन। ये रिलेशनशिप शो करती है, बेसिकली ये कहती है कि शोज हाउ इनपुट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस आउटपुट।
कि ये सारी की सारी इनपुट्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है इस y को प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो y आप लोग को नजर आ रहे हैं इसको प्रोड्यूस करना है इन सारों के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हुए। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है? ए जो है इज अवेलेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो आपके प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी जो आपको चाहिए, जैसे आपने कपड़ा बनाना है तो उसके लिए कौन सी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, कैंडीज बनानी है तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, आपने टेबल्स बनानी है तो कौन सी टेक्नोलॉजी, ये सब। वाई यहाँ पे स्टैंड करता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी कि जो आपकी आउटपुट निकलेगी इन सारी चीजों को लगाने के बाद। एल आपका बताता है कि लेबर क्या है, के आपका डिनोट करता है फिजिकल कैपिटल, एच आपका डिनोट करता है ह्यूमन कैपिटल, जबकि एन आपका डिनोट करता है नेचुरल रिसोर्सेज। याद रहे ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये प्रोडक्टिविटी के डिटर्मिनेंट्स हैं, लेकिन ये जो वाई और एल और ये जो कॉम्बिनेशन के लिए फंक्शन शो किया गया ये मुकम्मल प्रोडक्शन फंक्शन बनाया है। तो प्रोडक्शन फंक्शन को बेसिकली बिल्ड करने के लिए हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल टेक्नोलॉजी को इन तमाम तीन चीजों यानी कि तीन ये जो हमारे डिटर्मिनेंट्स उनके साथ लेबर के साथ कंबाइन किया जाता है, इनके लेबर के साथ बेसिकली कंबाइन करते हैं। अब आगे मजीद इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसको आगे कैसे देखा जाता है मैथमेटिकली तौर पे। अब अगर कहा जाता है एक आपके पास आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, आप जितना वो कहते हैं जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, ठीक है। आपको आउटपुट दुगनी चाहिए तो आप अपना हर इनपुट जो है ना, यानी कि ये आपकी ये टेक्नोलॉजी को छोड़ के, ये टेक्नोलॉजी इनका फंक्शन है, ठीक है, हमने इसके साथ कुछ नहीं करना, हमने इनको इंक्रीज करना है, इन सबको दुगना कर दो। अगर आपको वाई दुगना चाहिए तो इन सबको दुगना कर दो, अगर आपको वाई ट्रिपल चाहिए तो इन सबको ट्रिपल ट्रिपल कर दो, ठीक है। अब देखें इफ वी डबल ऑल द इनपुट्स, यानी कि ये आपकी तमाम की तमाम इनपुट्स को अगर हम डबल कर देंगे तो इट कॉजेज द अमाउंट ऑफ आउटपुट टू डबल विद टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल टेक्नोलॉजी। अगर आपकी इनपुट डबल हो जाएगी तो आपकी आउटपुट इवेंचुअली डबल हो जाएगी। अगर लेट्स से कि हम लिख देंगे x इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन बनाई है, ठीक है, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है इसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमने डबल डबल करनी है, ठीक है। तो वहां पे हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ, तो हमें पता लगा है कि अगर 2 वाइज प्रोड्यूस करने हैं तो आपको 2 लेबर, 2 फिजिकल कैपिटल, 2 ह्यूमन कैपिटल और 2 नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए प्रोडक्शन फंक्शन की मजीद आगे, तो कहा जाता है कि एक यूजफुल इम्प्लीकेशन है, ये तो है ना कि आप जितनी चीज डाल, जितना आप गुड़ डालेंगे उतनी आपको मिठास मिलेगी, ठीक है, जितनी आप इनपुट डालेंगे उतना ही आपका फंक्शन प्रोडक्टिव होगा। लेकिन इन द रियल टर्मिनोलॉजी उसको कैसे देखा जाता है, उसकी यूजफुल इम्प्लीकेशन कुछ ऐसी है, ये इस तरह की, ये वाली जो आप लोग को नजर आ रही है बेटे, ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें, ये वाली इसकी यूजफुल इम्प्लीकेशन है, जिसमें कहा जाता है कि आपका y ओवर एल इक्वल्स टू अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज अ फंक्शन ऑफ 1। अब यहाँ पे लेबर को 1 बना दिया गया, अब ये कहाँ से कैसे आया है ये आप लोग को मैं बताती हूँ, ठीक है। ओके ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए वही x लगा के, ठीक है, हमने x को 1 ओवर एल के अकॉर्डिंग कर लिया, ये आपने इक्वेशन बनानी है बेसिकली। ये इक्वेशन कैसे बनी है, x को 1 ओवर एल करके, यानी कि लेबर का एक यूनिट इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो हम लोगों ने x को y के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि x क्या था हमारा 1 ओवर एल, फिर इसके साथ x की वैल्यू पुट की हमने, फिर k के साथ 1 ओवर एल मल्टीप्लाई कर दिया, h के साथ 1 ओवर एल, n के साथ 1 ओवर एल, आगे इनको मल्टीप्लाई किया, यानी कि y को 1 के साथ, l को 1 के साथ, यानी कि a के साथ कुछ नहीं पुट करना, याद रहे, k को 1 के साथ, h को 1 के साथ और n को 1 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आया कि ये सारी चीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन ये याद रही है मैंने क्या किया, l को l के साथ कट कर दिया, ये ऊपर वाला जो l है ये डिनोमिनेटर के साथ कट हो जाता है, ठीक है। जब ये कटिंग हमने कर दी है इसकी, तो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या बची, इसने प्रोड्यूस कर दिया y ओवर एल, ये एल के साथ क्रॉस हो गया, अकेला हमारे पास 1 रह गया, यहाँ पे k ओवर एल आ गया, यहाँ पे h ओवर एल आ गया और यहाँ पे n ओवर एल आ गया। तो बेसिकली जो हमें यूजफुल इम्प्लीकेशन चाहिए थी वो कुछ हमें यूं इस तरीके से हासिल हो गई, ओनली बिकॉज ऑफ कीपिंग x इक्वल्स टू 1 ओवर एल। अगर हम x को 1 ओवर एल के इक्वल ना रखते तो हमें ये वाली इम्प्लीकेशन ना मिलती। अब ये सारी जो चीजें प्रूव की है मैंने, इनका मतलब क्या है इसके बारे में बता दूं। तो बेटे ये जो y ओवर एल, ये जो यूजफुल इम्प्लीकेशन बनाई है, याद रखे y ओवर एल इज द आउटपुट पर वर्कर, यानी कि पहले तो सिंपल आउटपुट थी ना, टोटल आउटपुट, कंप्लीट आउटपुट, ये वाली जो इक्वेशन थी ये कंप्लीट आउटपुट को शो कर रही थी, उन्होंने कहा नहीं,
आप पर वर्कर की बात करो, आप प्रोडक्टिविटी की बात करो, प्रोडक्टिविटी तो ये है ना पर वर्कर, प्रोडक्टिविटी का लफ्ज ही पर वर्कर के साथ जोड़ा जाता है, तो फिर आउटपुट को क्या कर दिया, पर वर्कर कर दिया। तो अगर ये Y/L है तो इसका मतलब है आउटपुट पर वर्कर। अब पर वर्कर जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसमें मैं बता दूं कि ये जो आपकी क्वेश्चन थी आउटपुट पर वर्कर में, ये आगे चीजें क्या है। ये तो आपकी आउटपुट पर वर्कर होगी, यानी कि आपका मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी। की ओवर वेरिएबल मींस है कैपिटल पर वर्कर कितना कैपिटल लग रहा है, ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर कितना लग रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज पर वर्कर कितना लग रहा है, इस चीज को बता दिया गया। यहाँ तक आपका प्रोडक्शन फंक्शन एंड हो जाता है। सिर्फ इसकी नो हाउ दी गई है कि जो आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, इकोनॉमिस्ट उसको मैथमेटिकली किस तरीके से देखते हैं। एक तो इस तरह देखते हैं कि आउटपुट को टोटल डबल कर दो तो हर चीज डबल हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसको नहीं देखा जाता। इस इक्वेशन को यूजफुल इक्वेशन कहा जाता है कि आप पर वर्कर आउटपुट देखो। आउटपुट को पर वर्कर करना है तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, Y/L equals to the available technology is the combination या function of one labor, यानी कि one labor that is the capital per worker, the human capital per worker and the natural resources per worker। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को नेक्स्ट मीटिंग लिंक भेज रही हूँ, उसके अंदर आप लोगों का जो है इसका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम लोग वो कवर अप करेंगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगी मीटिंग को। ओके ठीक है बेटे, मैं मीटिंग को इस टाइम क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों को सेकंड लिंक भेजूंगी, आप वो ज्वाइन कर लें। तो जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, इट्स अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक पॉलिसी। ये चीजें जो हमने देखी कि इकोनॉमिक ग्रोथ से जो हमारी इंक्रीज होनी होती है वो प्रोडक्टिविटी की वजह से इंक्रीज होती है, और उस प्रोडक्टिविटी को डिटर्मिन करता है। मैं रिपीट एक दफा कर रही हूँ, आप लोग जरा रिपीट पे ये एक चीज देख लें, ठीक है, ताकि आप लोग को इस चीज के बारे में आइडिया हो जाए मैंने अभी क्या कहा है। हाँ जी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी से मुराद है पर पर्सन पर वर्कर, ठीक है, पर आउटपुट पर पर्सन और पर ऑल। अब उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो 4 डिटर्मिनेंट्स आप लोग के बहुत जरूरी है आप लोग के पास होना, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। इन सारों को अगर मैथमेटिकली कंबाइन किया जाए तो आपके पास कोई यूजफुल इक्वेशन को अगर बताया जाए तो आपके पास वो कुछ बन के इस तरीके से ये वाली आती है। 1 सेकेंड प्लीज। हाँ जी, दिस इज काइंड ऑफ योर यूजफुल इंफॉर्मेशन या यूजफुल इक्वेशन। आपकी जो इम्प्लीकेशन है, यूजफुल इम्प्लीकेशन प्रोडक्शन फंक्शन की, ये वो चीज है जिसके अंदर आप लोग पर वर्कर लेबर की बात करें, यानी कि अपनी प्रोडक्टिविटी को लेके अपने प्रोडक्शन फंक्शन के साथ चलते हो। प्रोडक्शन फंक्शन असल में ये है, याद रहे, प्रोडक्शन फंक्शन ये है, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को इसके साथ कंबाइन करना है। और जब प्रोडक्टिविटी की बात हो जाए तो फिर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कुछ ये वाली शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जब वो ये वाली शक्ल इख्तियार कर लेता है तो हमारी हर चीज जस्टिफाइड हो जाती है, ठीक है। तो अब इस सारी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, प्रोडक्शन फंक्शन को लेके हमारी हुकूमत कैसे सोचती है, ये तो इकोनॉमिस्ट की बात होगी ना कि इकोनॉमिस्ट ने ऐसे अपनी चीज प्रोड्यूस कर ली है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसके अंदर क्या रोल प्ले करती है, वो चीज उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है।